हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार सोनी आपका एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चौथे चैप्टर की, चौथे पार्ट की, जिसका टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसमें जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, कुछ मूर्ख लोगों की बातें कही गई हैं, कहानी कही गई है। ए.के. रामानुजन की ये कहानी है जिन्होंने फोक टेल्स से इसको लिया है। इसमें एक ऐसे राज्य का वर्णन है जिसमें राजा और मंत्री मूर्ख होते हैं और इस पे काफ़ी ह्यूमरस स्टोरी और इंसिडेंट्स बताए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के शुरू में ही हम देखते हैं कि एक गुरु और उनका डिसाइपल शिष्य एक ऐसे राज्य में जाते हैं जहाँ पर वो लोग दिन में जाते हैं और सारी चीज़ें बंद हैं, कोई बाहर नहीं घूम रहा है, सारे शॉप्स बंद हैं, गलियाँ एकदम वीरान हैं, डिजर्टेड हैं, कोई नहीं घूम रहा है कहीं भी। इवन जो जानवर हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं। और ये गुरु और शिष्य घूमते घूमते काफ़ी भूख से तड़पने लगते हैं, काफ़ी भूखे हो जाते हैं। और जो ही शाम का अंधेरा होता है त्यों ही सारी दुकानें खुलने लगती हैं, स्ट्रीट जगमगाने लगती हैं, सारे निवासी अपने अपने काम को करने लगते हैं। हुआ ऐसा रहता है कि राजा ने अपने सारे सब्जेक्ट्स को, प्रजा को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि हम लोग दिन को रात और रात को रात समझेंगे, रात को दिन समझेंगे, इसलिए कि हम सबसे डिफरेंट दिखें। तो रात के समय दिन का काम होता था, माने रात में लोग खेतों की जुताई करते थे, अपने दुकानें खोलते थे, रोजमर्रा के काम करते थे, और दिन में सभी लोग सोते थे। और जब गुरु और शिष्य ने ऐसा देखा तो समझ गए कि ये तो लगता है कि मूर्खों का शासन है, मूर्खों का राज्य है और यहाँ से बच निकलने में ही भलाई है। लेकिन वो भूखे भी थे और उन्होंने भोजन करने की ठानी और वो कई दुकानों पर गए भोजन के लिए। वहाँ पर घी, राइस, सब कुछ चीज़ें मिलती थीं, लेकिन सभी चीज़ें 1 रुपये में मिलती थीं, एक नियत प्राइस में, चाहे आप जो खरीदें मिल जाता था। गुरु और शिष्य ने सारी चीज़ें खरीदी, भरपेट भोजन किया। उसके बाद गुरु ने शिष्य को कहा कि देखो बेटा, ये ऐसा राज्य है जहाँ किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर राजा और मंत्री और साथ साथ प्रजाजन भी मूर्ख ही प्रतीत होते हैं और वो अगले ही मोमेंट तुम्हारे साथ क्या करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो यहाँ रहना डेंजरस है, ठीक नहीं है। लेकिन शिष्य जो कि लालची प्रवृत्ति का था, भोजन के प्रति बड़ा वो लालच रखता था, पिपासु था भोजन के प्रति, उसने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं तो यहाँ से छोड़कर नहीं जाऊँगा। 1 रुपये में यहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं, अन्य जगहों पर तो बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है, उसके बाद जाके सामान मिलता है। गुरु ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो तुम करो, और वो उसे छोड़कर चले गए। अब उसी राज्य में होता ये है कि एक दिन एक चोर सेंध लगाता है एक धनी व्यापारी के दीवार में, और वहाँ उस दीवार पे सेंध लगाकर चोरी करने जा रहा था। उसी समय दीवार गिर जाती है और वह व्यक्ति, वह चोर मर जाता है। उसका भाई दौड़ते दौड़ते राजा के पास जाता है और फरियाद करता है कि महाराज, ये तो गजब हो गया, इस धनी व्यापारी की दीवार थी और मेरा भाई जो कि एक चोर था वह उसे सेंध लगाने पहुंचा, दीवार को तोड़ने पहुंचा, दीवार गिर गई और हमारा भाई मर गया। तो अब तो ये दोषी है, ये धनी व्यापारी का दोष है क्योंकि इसने दीवार कमजोर बनाई। राजा भी कुछ मूर्ख था, उसने कहा कि हाँ ये तो सही लग रहा है कि बात सही है, चलिए उस धनी व्यापारी को हमारे सामने पेश करिए सब लोग। धनी व्यापारी को पेश किया गया, वह डर से कांप रहा था, लेकिन उसने भी अपना तर्क दिया। उसने कहा कि जहाँ अपना मैंने तो दीवार बनाई नहीं थी, दीवार तो मेरे पिताजी के समय बनी थी, और जिसने दीवार बनाई थी वह ब्रिकलेयर, वह राजमिस्त्री अभी भी मौजूद है, जीवित है, गलती तो उसकी है, सजा तो उसको मिलना चाहिए। राजा ने कहा हाँ हाँ ठीक है, ऐसा ही लगता है, राजमिस्त्री को बुलाया जाए।
राजमिस्त्री को, ब्रिकलेयर को बुलाया गया। राजमिस्त्री कहता है, वो भी अपना तर्क देता है कि जहाँ अपना बात तो आपकी सही है, लेकिन दोष मेरा भी नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रीट डांसर है जो कि जब मैं दीवार बना रहा था उस समय वह आती जाती थी और उसके पायल में जो घुंघरू बजते थे तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, मेरा ध्यान भटक जाता था, जिसकी वजह से दीवार कमज़ोर बनी और एक मर्डर हो गया, एक वध हो गया। तो असली गलती तो उस डांसर की है। राजा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, डांसर को पकड़ा जाए। वो डांसर अब बूढ़ी हो गई थी, उसे पकड़ा गया। वह आई, उसने भी अपना तर्क पेश किया कि मैं इसलिए उस गली से गुजरती थी क्योंकि एक गोल्ड स्मिथ था जिसने कि मैंने ज्वेलरी बनाने को उसको कहा था और मैं उस ज्वेलरी को लेने जाती थी, उसके पास जाती आती थी। वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस देता था और ज्वेलरी ठीक से नहीं बनाया, देर किया बनाने में, जिसकी वजह से मुझे बहुत बार जाना आना पड़ा। राजा ने कहा कि हाँ, अब केस गहरा हो रहा है, लग रहा है कि हम न्याय कर पाएंगे ठीक से, न्याय अब करीब आ रहा है। गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया, गोल्ड स्मिथ आया। गोल्ड स्मिथ के पास अपना तर्क था। उसने कहा कि महाराज, मैं कैसे दोषी हूँ, मैं इनका ज्वेलरी इसलिए ठीक टाइम पर नहीं बना पाया क्योंकि मुझे एक धनी व्यापारी का शादी का गहना, शादी की ज्वेलरी बनानी थी। और आप जानते हैं कि जो धनी लोग होते हैं धैर्यवान नहीं होते हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, इतने दिन के अंदर ज्वेलरी बनाकर देनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं इस डांसर के गहने नहीं बना पाया और ये आती जाती रही और ये सब कांड हो गया। अब गोल्ड स्मिथ से पूछा गया कि वो धनी व्यापारी कौन है, तो वो धनी व्यापारी वही निकलता है जिसकी दीवार थी, यानी जो घर का मालिक था उसी का निकलता है कि वही धनी व्यापारी था जिसने गोल्ड स्मिथ को ऑर्डर दिया था ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। तो अब राजा कहता है कि हाँ, अब न्याय का जो साइकिल है वो पूरा हो गया, जस्टिस हैज बीन डन टू द राइट पर्सन। और धनी व्यापारी को एक बार फिर दरबार में पेश किया गया। धनी व्यापारी ने कहा कि ज्वेलरी मैंने तो नहीं बनवाई थी महाराज, ज्वेलरी तो बनवाए थे हमारे पिताजी, तो गलती तो पिताजी की है और पिताजी तो मौजूद नहीं है धरती पर। तब फिर आगे क्या होगा? राजा ने अपनी बुद्धि लगाई और कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने बहुत सारी चीज़ें इनहेरिट किया है, तो तुमने सिन भी इनहेरिट किया है, पुण्य भी इनहेरिट किया है, तो सज़ा तो तुमको मिलेगी। अब तुम्हें स्टेक पर लटका दिया जाएगा और एक स्टेक तैयार किया जाता है और उसे लटका कर मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह व्यापारी बहुत ही पतला रहता है, दुबला पतला रहता है, एंड स्टेक डज नॉट फिट टू इट। तो अब राजा कहता है कि ये तो बड़ी गजब बात हो गई कि एक व्यक्ति अपराधी है और उसको हम लोग सज़ा नहीं दे पा रहे हैं, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि किसी को सज़ा दे देते हैं इसके जगह, तो फिर न्याय पूरा हो जाएगा। ये जो राइटर हैं ठीक से बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ समस्या है, और जो फुलिशनेस है वो राजा के पास मौजूद है पूरी तरह से, और वह एक फूल किंग है नाम से भी और अर्थ से भी। तो अब जो राजा के सिपाही सैनिक ये लोग खोजते हैं किसी मोटे व्यक्ति को जो कि स्टेक पर फिट हो जाए, और मोटा व्यक्ति वही शिष्य निकलता है जो कि शुरू में हमने बताया था कि गुरु ने कहा था कि इस किंगडम को छोड़कर चले जाओ, मूर्खों का राज्य है, लेकिन उसने अपने गुरु की, एक एनलाइटेंड गुरु की बात नहीं मानी थी, एक जागृत पुरुष की बात नहीं मानी थी, और वह काफ़ी अन्न खा खा के मोटा हो गया था, घी राइस सब खा खा के, और वह स्टेक पर सैनिकों को लगा कि ये फिट बैठेगा, उसको पकड़कर राजा के पास वो लोग ले गए। अब वो बेचारा शिष्य अपने गुरु को याद करता है कि अगर मैंने अपने गुरु की बात, एक जागृत पुरुष की बात मानी होती तो ऐसा नहीं होता। उसने मन में गुरुदेव का ध्यान किया अपने, और उनसे क्षमा याचना की और उनसे अपने जीवन की भीख मांगी कि किसी प्रकार से उसको बचाएं। तुरंत ही गुरुदेव प्रकट हो गए, वहाँ आ पहुँचे, और उन्होंने अपने शिष्य को डांटते हुए कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, अब भुगतो।
शिष्य उनसे क्षमा याचना करता है और कहता है कि गुरुदेव कुछ किया जाए इस संबंध में, मेरी जान बचाइए। तो उसके कान में गुरुदेव कुछ कहते हैं और कुछ कह के उसके बाद बाहर चले आते हैं और फिर राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपका राज एक पवित्र राज्य है और जो आपने स्टेक बनवाया है ये भी फर्स्ट है और इसमें किसी की डेथ नहीं हुई है, तो मुझे पहले मृत्यु चाहिए, मुझे पहले फांसी दी जानी चाहिए। यह सुनकर शिष्य एक क्षण के लिए तो सोच में पड़ जाता है, फिर वह भी जोर जोर से बोलने लगता है, नहीं नहीं मुझे फांसी चाहिए। गुरु कहता है मुझे फांसी चाहिए, शिष्य कहता है मुझे फांसी चाहिए। राजा बड़े असमंजस में पड़ जाता है कि ऐसा क्या है कि ये दोनों फांसी चढ़ने के लिए उतावले हुए चले जा रहे हैं। गुरु को बुलाता है राजा और कहता है, क्या बात है महाराज, ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप और आपके शिष्य दोनों ही मरने के लिए उतावले हैं, क्या कारण है? तो गुरु कहता है कि आपका राज्य एक पवित्र राज्य है, आपका स्टेक एक पवित्र स्टेक है। इस पर इस क्षण या इस पर जो कोई भी व्यक्ति पहले सूली चढ़ेगा, पहले फांसी चढ़ेगा, वह सीधा अगले जन्म में इस राज्य का राजा होगा और जो दूसरी बार चढ़ेगा वह मंत्री होगा, मिनिस्टर होगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि होगा, मेरी दिव्य शक्तियों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ। कान में राजा के धीरे से बात उसने गुरु ने कह दिया। राजा सोचता है कि अच्छा इस जन्म में हम राजा हैं, अगले जन्म में ये लोग हो जाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। राजा कहता है कि अच्छा ठीक है, सजा पोस्टपोन की जाती है, सजा बर्खास्त करते हैं, अभी कल निर्णय लेंगे इसके बारे में। गुरु और शिष्य को जेल में डाल दिया जाता है और सजा पर फैसला नहीं होता है कि किसे पहले सजा दी जाएगी और किसे बाद में। रात्रि के समय राजा ने अपने मिनिस्टर को बुलाया, अपने मंत्री को बुलाया और सारी बातें उससे कही कि देखो ये मैटर है, जो पहले फांसी चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा होगा, जो बाद में फांसी चढ़ेगा वह मिनिस्टर होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम और तुम फांसी चढ़ जाते हैं और अगले जन्म में भी हम इस राज्य को सिक्योर कर लेते हैं। मंत्री भी सहमत हो गया, उसने भी मूर्खता वाली बात की। यहाँ पर दोनों लोगों ने, राजा और मंत्री ने, अपने जो एग्जीक्यूशनर रहते हैं, जो जल्लाद होते हैं, उनको आदेश देते हैं कि जिसको आप रात में फर्स्ट टाइम देखें, दो व्यक्तियों को, किन्हीं दो व्यक्तियों को आप देखें उनको फांसी दे दीजिएगा। जल्लाद कहता है कि ठीक है जहाँ पनाह, ऐसा ही होगा। अब राजा और मंत्री चुपके से गुरु और शिष्य के पास जाते हैं और उनके कपड़े अपने पहन लेते हैं और गुरु का कपड़ा, गुरु का वेश राजा धारण कर लेता है, शिष्य का वेश मिनिस्टर धारण कर लेता है और दोनों अपना आ जाते हैं टाइम पर जहाँ उनको फांसी लेनी रहती है और फांसी पर चढ़ जाते हैं और मर जाते हैं। बाद में जब डेड बॉडीज को, चील कौओं को खिलाने के लिए खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है, तभी जनता या पब्लिक नोट करती है कि अरे ये तो हमारे राजा और मंत्री हैं, उनका शव है और ये तो बड़ी गड़बड़ हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे। उसी समय वो लोग नोट करते हैं कि जो गुरु और शिष्य हैं ये दोनों वहाँ से जाने की फिराक में हैं, जाना चाहते हैं। राजा तो अब चले ही गए थे, जनता ने सोचा कि ये लोग जागरूक पुरुष हैं और इन्हें भी राज्य का राजा बनाना चाहिए और उन्होंने विनती की। शिष्य तो तुरंत मान गया मंत्री बनने के लिए, गुरु को मानने में थोड़ा समय लगा, लेकिन आखिरकार गुरु भी मान गए और वो उस राज्य के राजा बन गए और शिष्य मंत्री बन गए। इसी नोट पर ये कहानी समाप्त होती है।